आज की शाम खुशियों के साथ में आसमान पर थी। आज शादी की सबसे बहुप्रतीक्षित रस्म रजवाड़ी संगीत और महफिल का महाआयोजन किया गया था। राजपूती परंपरा के अनुसार इस जश्न के 2 हिस्से में बेहद भव्य तरीके से बनाया जा रहा था। पैलेस के विशाल और भव्य द्वार हॉल को हजारों झूमरों और दियों की रोशनी से जगमगाया गया था। इस संगीत समारोह में राजवंश परिवार, राणा परिवार, मित्तल परिवार और ठाकुर परिवार का पूरा कुनबा मौजूद था। सभी मेहमान पारंपरिक और बेहद कीमती राजपूती लिबासों में सजे हुए थे। मंच पर लगा कलाकारों और डोली की थापा शुरू होते ही पूरा हॉल होलियों से गूंज उठा। सबसे पहले इशिका की भाभी समीरा, आराध्या जी, अमृता जी और रूही की मम्मी ने एक साथ मिलकर पारंपरिक घूमर नृत्य पेश किया। उन्होंने राजपूती पोशाक के घेरे जब घूम रहे थे तो पूरा माहौल राजपूती आन बान शान से भर गया। उसके बाद चुलबुली, इवान्या और वेदिका ने मंच संभाला। दोनों ने मिलकर कार्तिक को चिढ़ाने के लिए एक मजेदार और कड़क डांस परफॉर्मेंस किया। कार्तिक नीचे बैठा लगातार उन लोगों को देखकर चिढ़ रहा था। वहीं दूसरी तरफ इवांश अपने कड़क और शाही अंदाज में सोफे पर बैठा था। उसकी आंखों में अलग ही ठहराव था। मर्यादा के कारण इशिका और रूही आज घूंघट में थी और अपनी अपनी माताओं के पास बैठी थी। इवांश की नजरें बार बार उस घूंघट के पीछे हुए अपनी रानिसा के चेहरे को देखने के लिए बेताब थी, लेकिन वह खुद को काबू में रखे था। देर रात तक शानदार जश्न चलता रहा और डिनर के बाद सभी मेहमान अपने अपने कमरों में सोने चले गए। रात 2 बजे संगीत की थकान के कारण पूरा पैलेस गहरी नींद में सो रहा था। रात के करीब 2 बज रहे थे। पैलेस के पश्चिमी हिस्से के सबसे ऊपरी फ्लोर पर बने एक आलीशान कमरे में इशिका सो रही थी। कमरे की बड़ी और नक्काशीदार लकड़ी की खिड़की से ठंडी हवा बह रही थी। तभी अचानक सन्नाटे की चीरती हुई खिड़की पर हल्की सी आवाज हुई। उस आवाज को सुनकर इशिका की नींद तुरंत खुल गई। अंधेरे कमरे में उसे लगा कि शायद पैलेस की सुरक्षा को कोई भेद कर चोर या अजनबी अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है। इसलिए इशिका घबरा कर उठ बैठी। जैसे ही उसने अपनी माइंड रीडिंग का इस्तेमाल करने के लिए अपनी नीली आंखें बंद की, उसका दिल जोर से धड़क उठा। उसने हवा में तैरते हुए दिमाग के विचारों को पढ़ लिया था। यह कोई चोर नहीं बल्कि उसका दीवाना, अब उसके हुक्मशा इवांश राणा थे। इवांश अपनी बेकरारी को काबू न कर पाने के कारण पैलेस के पाइपों के सहारे चढ़कर उसकी खिड़की तक पहुंचा था। इशिका ने जैसे ही यह महसूस किया, उसने अपनी राजपूती मर्यादा और परंपरा का सम्मान करते बिना एक पल गवाए तुरंत बेड के पास रखी, अपनी भारी ओढ़नी उठाई और अपने चेहरे पर एक लंबे घूंघट से ढक लिया। वह जानती थी कि शादी से पहले चेहरा देखना मना है। खिड़की के अंदर कदम रखते ही माफिया किंग इवांश ने अपनी राजपूती संस्कारों और अपनी मर्यादा का परिचय दिया। उसने कमरे के अंदर तो कदम रखा, लेकिन अपने नजरें नीचे झुका ली। उसने इशिका की तरफ बिल्कुल नहीं देखा। वह खिड़की के पास दीवार के सहारे पीठ टिकाकर खड़ा हो गया, जहां से चांद की रोशनी कमरे के अंदर आ रही थी। कमरे में एक गहरा और रूहानी सन्नाटा छा गया। दोनों एक दूसरे से महज कुछ फीट की दूरी पर थे, लेकिन दोनों की नज़रें एक दूसरे पर नहीं। उसके बावजूद वह बिना देखे भी एक दूसरे की सांसें और जुनूनी मोहब्बत को महसूस कर पा रही थी। रानिसा इवांश की आवाज़ रात के सन्नाटे बेहद भारी और मदहोश कर देने वाली थी। हम जानते हैं यह राजपूती नियमों के खिलाफ है, लेकिन आपकी इस मेहंदी में छुपे हमारे नाम ने हमें पूरी रात सोने नहीं दिया। हमारी आत्मा आपके पास आने के लिए तड़प रही थी। घूंघट के पीछे से इशिका की आंखों में आंसू बह गई। उसने अपनी नीली आंखें बंद की और बेहद नाजुक व धीमी आवाज में कहा, राणा साहब की यह बेकरारी हमारे दिल तक भी पहुंच रही है, लेकिन हम अपनी परंपराओं को तोड़ नहीं सकते। घंटे की ही तो बात है, फिर हम हमेशा के लिए आपकी परछाई बन जाएंगी। इवांश ने घूंघट के पीछे से आई आवाज को अपने दिल में उतार लिया। दोनों ने बिना एक दूसरे का चेहरा देखे सिर्फ अपनी आवाज़ों और धड़कनों के जरिए घंटे बाद की। फिर उनके बीच यह किसी भी शारीरिक स्पर्श से कई ज़्यादा गहरा और पवित्र था। वक्त का पता ही नहीं चला और आसमान का रंग धीरे धीरे बदलने लगा। सुबह की पहली किरण फूटने ही वाली थी।
इवांस ने गहरी सांस ली और कहा, सुबह होने वाली है रानिसा, अब हमें जाना होगा, लेकिन बहुत जल्द इस घूंघट को हटाने का पूरा हक हमारा होगा। इशिका ने घूंघट के पीछे मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। इवांस ने एक आखिरी बार दीवार की तरफ देखा, इशिका की मौजूदगी को अपने अंदर समेटा और सुबह का उजाला होने से पहले वह जिस तरह आया था उसी तरह चुपचाप खिड़की के रास्ते से वापस अपने कमरे में निकल गया। इशिका ने घूंघट उठाया और खिड़की से जाते हुए अपने हुकुमशाह की पीठ को देखने लगी। उसका दिल अब पूरी तरह शांत हो चुका था। आखिरकार वह ऐतिहासिक दिन आ ही गया जिसका दोनों परिवारों और पूरे राजस्थान का बेसब्री से इंतजार था। उदयपुर का यह पैलेस आज किसी स्वर्ग की तरह सजाया गया था। चारों तरफ शहनाई की गूंज थी और हवा में मोगरे के फूलों की खुशबू महक रही थी। आज माफिया किंग और उसकी रानी की शादी थी, जो हमेशा के लिए एक दूसरे के होने वाले थे। पैलेस के पूर्वी हिस्से में सुबह से ही निकासी की रस्मों में शुरू हो चुकी थी। इवांस और कार्तिक दोनों को शाही दूल्हे के लिबास में तैयार किया गया था। दोनों भाइयों ने शुद्ध रेशम की रजवाड़ी अचकन पहनी थी, जिस पर सोने की तारों की कढ़ाई थी। सर पर राजपूती साफा बांध रखा था, जिस पर बेशकीमती हीरो की कलंगी जुड़ी हुई थी। घर में खानदानी तलवार लटकी थी और गले में मोतियों की माला। इवांस अपनी कड़क पर्सनैलिटी में साक्षात किसी रियासत के राजा लग रहे थे, तो कार्तिक के चेहरे पर रौनक देखने को बनती थी। रस्म के अनुसार रुक्मिणी जी और गरिमा जी ने दोनों की आंखों में सुरमा लगाया और इवान्या ने अपने दोनों भाइयों के सोफे पर लोडराई वारी। इसके बाद दोनों भाई सजे धजे सफ़ेद घोड़े पर सवार हुए। ढोलक की गूंज और पारंपरिक डाप के साथ बारात पैलेस के पश्चिमी हिस्से की तरफ रवाना हुई। बारात ने पुरुषों ने हाथों में तलवार ले रखी थी, वे राजपूती थाप पर झूम रहे थे। ऐसे ही बारात पैलेस के भव्य द्वार पर पहुंची। वधुपक्ष की तरफ से अभिराज जी, अमर जी, अधिराज, अधीर, दादाजी, मित्तल परिवार के सभी लोगों ने बारात की स्वागत की। इसे राजपूती परंपरा में सामेला दस्तूर कहते हैं, जहां दोनों परिवारों के पुरुष गले मिलकर एक दूसरे का सम्मान करते हैं। इसके बाद दोनों दूल्हे घोड़े से उतरे और मुख्य द्वार पर बंधे तोरण की तरफ बढ़े। इवांस ने अपनी तलवार की नोक से तोरण को 7 बार छुआ और इसके बाद कार्तिक ने भी इस रस्म को पूरा किया। द्वार पर खड़ी आराध्या जी और अमृता जी और रूही की मम्मी ने दामादों की आरती उतारी। उन्होंने इवांस और कार्तिक की नाक खींचने की पारंपरिक रस्म भी की, जिस पर पीछे खड़ी इवान्या और वेदिका जोर से हंस पड़ी। पैलेस के मुख्य प्रांगण में एक बेहद विशाल और भव्य कांच का मंडप तैयार किया गया था, जहां 2 अलग अलग वेदियां सजाई गई थी। शंखनाद हुआ और पूरे प्रांगण में सन्नाटा छा गया। डोली ने गाया, माला रे वन्नाओ। दोनों दुल्हनों का आगमन हो रहा था। इशिका ने वही शाही डायमंड का शादी का जोड़ा पहना था, जो इवांस ने उसे सरप्राइज में दिया था। उसके सिर पर एक बहुत सा लंबा और बारीक घूंघट था, गले में भारी राजपूती हार, हाथों में सोने के चूड़े और माथे पर चमकता हुआ रखड़ी बोरला घूंघट। पीछे से उसकी नीली आंखें झुकी हुई थी। रूही ने भी कार्तिक की पसंद के भारी लहंगे और पारंपरिक आभूषणों में सजी हुई बेहद खूबसूरत लग रही थी। शादी के 7 फेरों और सिंदूरदान की रस्म के बाद पैलेस होटल का माहौल अचानक बदल गया। शहनाई की धुन अब गंभीर और दिल को झंझोर देने वाली हो गई। खुशियों के बीच अब विदाई की घड़ी आ चुकी थी, जो हर बेटी और उसके परिवार के लिए सबसे भारी होती है। सबसे पहले मित्तल परिवार अपनी लाडली रूही को विदा करने के लिए आगे बढ़ा। रूही के पापा और मम्मी रूही के गले रखकर फूट फूट कर रोने लगे। जिस बेटी को उन्होंने नाजों से पाला था, आज वह पराए घर जा रही थी। रूही भी अपनी मम्मी के गले लगकर सिसक रही थी। यह देख कार्तिक आगे बढ़ा। उसने अत्यंत आदर और धीरज के साथ रूही के मम्मा पापा के हाथ थामा और पूरे विश्वास से आश्वासन दिया, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए पापा, रूही अब मेरी जिंदगी है। मैं वादा करता हूँ कि रूही को हमेशा पलकों पर बिठा कर रखूँगा और उसे दुनिया की हर खुशी दूंगा। कार्तिक की यह बातें सुनकर रूही के मम्मी पापा के आंसू थम गए और उन्होंने अपनी बेटी को विदा किया। उसके बाद आई राजवंश परिवार की अपनी लाडो इशिका की विदा करने की। पूरा राजवंश परिवार के लिए यह दिल पहाड़ जैसा भारी हो गया। इशिका के तीनों भाई अधिराज, अबीर और हदीर, जो हमेशा चट्टान की तरह खड़े थे, आज वह पूरी तरह टूट चुके थे।
तीनों भाइयों ने अपनी इकलौती बहन इशिका को बीच में लिया और उसे गले लगाकर रोने लगे। अबीर और अधीर के आंसू रुक ही नहीं रहे थे और बड़े भाई अभिराज की आंखें भी लाल थीं। भाइयों का यह निश्चल प्यार देखकर इशिका की भी आंखें पूरी तरह नम हो गई। उसके आंसू घूंघट के पीछे झलक रहे थे। उसके बाद इशिका के दादाजी, दादी जी, अमर जी और अमृता जी भी सभी ने रोते हुए उसे गले लगाया। समीरा ने रोते हुए इशिका का घूंघट सही किया और उसे हिम्मत दी। उसके बाद इशिका अपने पापा अभिराज जी और मम्मी आराध्या जी के सामने गई। दोनों का चेहरा इस वक्त बेहद भावुक था। कलेजे के टुकड़ों को विदा करते समय अभिराज जी के हाथ कांप रहे थे। तभी इवांस आ गया है। उसने अपने ससुर अभिराज जी और आराध्या जी के पैर छुए। इवांस ने अपनी गहरी और कड़क आवाज में कहा, राजवंश परिवार को आश्वासन दिलाया, पापा आप अपनी बेटी हमें नहीं बल्कि इस इवांस राणा को उसका पूरा वजूद सौंप रहे हैं। हम मर्यादा और अपने प्राणों की कसम खाकर कहते हैं कि इशिका हमारी रियासत की रानी है। वह हमेशा बेहद खुशी रहेगी। हम उसका पूरा ध्यान रखेंगे और उसकी आंखों में एक आंसू भी नहीं आने देंगे। इवांस की आंखों में छुपा हुआ पजेसिव व प्रोटेक्टिव प्यार देखकर अभिराज जी ने भारी मन से मुस्कुराते हुए अपनी बेटी का हाथ इवांस के हाथों में सौंप दिया। इसके बाद राजवंश परिवार और मित्तल परिवार ने भारी मन से राणा परिवार को विदा ली। गाड़ियों का काफिला रवाना हुआ। राजवंश परिवार और मित्तल परिवार अपने अपने घर में लौट गए थे, जबकि राणा परिवार अपनी दोनों बहुओं इशिका और रूही को लेकर शान से राणा पैलेस के लिए रवाना हो गया। राणा पैलेस। जैसे ही राणा परिवार की शाही गाड़ियां राणा पैलेस के भव्य सिंह द्वार पर आकर रुकी, वहां का नज़ारा उत्सव में बदल गया। घर के सभी औरतें, दादी, दादाजी, वान्या, सभी दूर दराज से आई हुई रिश्तेदार, बुआ, मासी, काकी और सभी अन्य महिलाएं थाल सजाकर खड़ी थीं। राजपूती नियम के अनुसार दोनों बहुओं का गृह प्रवेश एक एक करके बेहद कड़े और पवित्र रिवाजों के साथ हुआ। जैसे इवांस, इशिका और कार्तिक रूही महल के मुख्य द्वार पर पहुंचे, वान्या और बुआ सा ने मिलकर रास्ता रोक लिया। राजपूती प्रथा के अनुसार इवान्या ने मुस्कुराते हुए कहा, भाभियों को पर अंदर रखने की इजाज़त तभी मिलेगी जब दोनों भाई हमें नेक देंगे। इवांस और कार्तिक ने मुस्कुराहट के साथ उसे कीमती नेक दिए। इसके बाद रास्ता खुला। उसके बाद रुक्मणी जी ने दोनों बहुओं की नज़र उतारी और कपूर की आरती की। मुख्य चौखट पर आने से पहले बुआ सा दोनों बहुओं के पैरों के पास चांदी की परत रखी, जिससे कच्चा दूध और कुमकुम खुला हुआ था। साथ ही रजवाड़ी रिवाज के अनुसार जमीन पर 2 लोहे की ढाल, युद्ध में इस्तेमाल होने वाली ढाल रखी गई। इशिका और रूही ने अपने पैरों से उन ढालों को छुआ जो इस बात का प्रतीक थी कि वो वीर राजपूत घराने में कदम रख रही हैं वो और वह हर मुश्किल का सामना करेंगी। अब मुख्य चौखट पर चांदी का कलश रखा गया था। सबसे पहले बड़ी बहू होने के नाते इशिका ने, फिर रूही ने अपने दाहिने पैर से उस कलश के आगे धकेल दिया, जिससे चावल पूरे फर्श पर बिखर गए। इसके बाद दोनों ने कुमकुम के दूध वाले थाल में अपने पैर रखे। रुक्मणी जी ने कहा, दाहिना पैर आगे बढ़ा और अपनी गृह लक्ष्मी के रूप में इस घर को रोशन कर दो। इशिका और रूही ने जैसे ही महल के अंदर अपना पहला कदम रखा, उसके लाल कुमकुम के खूबसूरत चरण चिन्ह सफ़ेद संगमरमर के फर्श पर छपते चले गए। उसके बाद दोनों बहुएं ने मुख्य दीवार पर अपने दोनों हाथों से कुमकुम की थापें लगाई, जो घर की सुख समृद्धि लाने का सुकून माना जाता है। गृह प्रवेश के तुरंत बाद सभी लोग महल के मुख्य हॉल में आकर बैठ गए। यहाँ सबसे मज़ेदार रस्म अंगूठी ढूंढना शुरू हुई। बड़े चांदी के परात में कच्चा दूध, पानी, गुलाब की पंखुड़ियाँ और कुछ सिक्के डाल दिए गए। फिर दादी सा ने अपनी असली हीरे की अंगूठी उस दूध में छुपा दी। पहली बार में ही कार्तिक ने चालाकी से रूही का हाथ पानी में अंदर पकड़ लिया, लेकिन रूही ने फुर्ती दिखाते हुए अंगूठी ढूंढ निकाली। सभी औरतें हंस पड़ी और कार्तिक को चिढ़ाने लगी। अब वारी थी इवांस और इशिका की। माहौल में एकदम सन्नाटा छा गया। दोनों ने अपने हाथ दूध के अंदर डाले। पानी के अंदर इवांस की मजबूत उंगलियों ने इशिका की नाजुक उंगलियों को बेहद मजबूती और जुनून के साथ जकड़ लिया। इशिका ने घूंघट के पीछे से अपनी नीली आंखें उठाई और इवांस की ओर देखा। इवांस ने जानबूझकर अंगूठी इशिका की तरफ सरका दी और इशिका ने अंगूठी बाहर निकाल दी। दादी सा ने हंसते हुए घोषणा की, लो भाई, हमेशा राणा परिवार की बहुएं ही जीतती हैं, यानी अब से राणा पैलेस पर हुकूमत हमारी बहुओं की चलेगी। यह सुनकर पूरा राणा पैलेस ठाकों और खुशियों से गूंज उठा। रात काफ़ी गहरी हो चुकी थी। सबने डिनर किया और रस्में पूरी करके के बाद दोनों बहुओं का आशीर्वाद देकर उनके कमरों की तरफ विदा कर दिया।
गृह प्रवेश और अंगूठी ढूंढने की मज़ेदार रस्म के बाद रात काफ़ी गहरी हो चुकी थी। पैलेस के शानदार डाइनिंग हॉल में सभी ने एक साथ मिलकर शाही डिनर का लुत्फ उठाया। दिन भर की रस्मों और थकावट के बाद अब वक्त आराम का था। बड़े बुजुर्गों को विदा करने के बाद इवान्या ने रूही और इशिका को उनके अलग अलग आलीशान कमरों में ले गई और उन्हें छोड़कर वापस कमरे में चली गई। रूही जैसे ही नए कमरे में आई उसकी अंदर आंखें खुली रह गई, क्योंकि कमरा फूलों से सजा हुआ था। कमरे में भीनी भीनी खुशबू आ रही थी। कुछ ही देर बाद कार्तिक अपने कमरे में कदम रखा। अपनी दुल्हन को इस रूप में देखकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वह बिना देर किए सीधे रूही के पास बैठ गया। उसने बड़े ही प्यार से रूही के घूंघट को उठाया और उसकी शर्माई हुई आंखों में देखा। कार्तिक ने अपने कोट की जेब से एक कीमती और खूबसूरत हीरे का ब्रेसलेट निकाला और उसे रूही की कलाई में पहनाते हुए कहा, रूही, तुम्हारे आने से पहले मेरी ज़िंदगी बेरंग थी, लेकिन तुमने मेरी ज़िंदगी में आकर मेरी ज़िंदगी खुशियों से भर दी। मेरी ज़िंदगी में आने के लिए थैंक यू रूही। यह हमारी एक नई शुरुआत का छोटा सा तोहफा। रूही का दिल इस प्यार से भर आया। कार्तिक ने रूही को गले लगा लिया और उसके माथे को प्यार से चूमा और अपने नए जीवन को इस नए खूबसूरत सफ़र की शुरुआत की। राणा पैलेस के इस खूबसूरत और पावन की शुरुआत पक्षियों की चहचहाट और मंदिर से आती घंटियों की ध्वनि की गूंज से साथ हुई। शादी की वह हसीन और जुनूनी रात अब एक बेहद खूबसूरत सुबह में तब्दील हो चुकी थी। इवांस के कमरे के आलीशान कांच की खिड़की से सुबह की गुनगुनाती धूप छनकर आ रही थी। इसी का सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर फ्रेश हो चुकी थी। वह ड्रेसिंग टेबल के बड़े से आईने के सामने खड़ी होकर अपने श्रृंगार में व्यस्त थी। उसने गुलाबी रंग के बेहद खूबसूरत साड़ी पहनी हुई थी। गीले बाल उसकी पीठ पर बिखरे हुए थे और आंखों में एक अनोखा सा सुकून था। तभी बेड पर सो रहे इवांस की आंखें खुली और उसने करवट बदली। उसकी गहरी नज़रें सीधे आईने के सामने खड़ी अपनी अर्धांगिनी की तरफ चली गई। इवांस बस बिना पलक झपकाए एकटक अपनी रानीसा को निहारे जा रहा था। वह सुबह सुबह उसकी सादगी से भरी सुहागन वाली खूबसूरती में खो चुका था। इशिका ने आईने में देखा कि इवांस उठ चुका और उसे देख ही रहा था। यह देखकर वह हल्की सी शर्मा गई। उसने अपनी साड़ी को सही किया और मांग सिंदूर में लगाने के लिए जैसे चांदी की डिब्बी से सिंदूर लेकर अपना नाजुक हाथ ऊपर उठाया, अचानक पीछे से एक मजबूत साया आया। इवांस ने पलक झपकते ही पीछे से आकर इशिका की कलाई को हवा में ही थाम लिया। इशिका ने आईने के जरिए उसे हैरानी और सवालिया नज़रों से देखा। इवांस को देखा। इवांस का चेहरा बिल्कुल ही इशिका के करीब था और उसकी सुबह की भरी और मदहोश कर देने वाली आवाज़ गूंजी, यह सिर्फ हमारा हक है रानीसा। इवांस ने इशिका की उंगलियों से वह सिंदूर लिया और बेहद शिद्दत और गहराई और पॉजिटिवनेस के साथ इशिका के मांग में उस लाल सिंदूर को पूरी तरह भर दिया। यह देखकर इशिका की गुलाबी होठों पर गहरी मुस्कान आ गई। वह पूरी तरह अपने रानासा के रंग में रंग चुकी थी। इवांस ने बेहद प्यार और सम्मान के साथ इशिका के माथे को चूमा और उसे गले लगा लिया। इस खूबसूरत और रूमानी पल के बाद इवांस उससे अलग हुआ और उसके गाल सहलाकर इवांस मुस्कुराते हुए फ्रेश होने के लिए वॉशरूम में चला गया। इशिका ने खुद को आईने में खुद के इस मुकम्मल रूप को देखा। वह हल्का सा मुस्कुराई, फिर धीरे से कमरे के बाहर चली गई। इशिका जैसे ही सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी, तभी दूसरी तरफ से रूही भी अपने कमरे से निकलकर बाहर आई। उसने भी खूबसूरत सी लाल रंग की साड़ी पहन रखी थी। वह एक मुकम्मल सुहागन के रूप में खूबसूरत लग रही थी। दोनों सहेलियां जो अब इस घर की बहुएं बन चुकी थी, एक दूसरे का हाथ पकड़कर नीचे आई, जहां ओल के परिवार के सभी लोग उपस्थित थे। सभी मिलकर चाय पी रहे थे। दोनों बहुएं ने आगे बढ़कर सम्मान से सभी बड़ों के पैर छुए और उनका आशीर्वाद लिया। सभी ने उसे अखंड सौभाग्यवती और दूधों नावपूतों फलों का आशीर्वाद दिया। इसके तुरंत बाद रूही और इशिका तुरंत किचन की तरफ बढ़ गई, जहां पहले से ही कई सर्वेंट मौजूद थे। उन दोनों ने अपनी पहली रसोई की शुरुआत की। उन्होंने पारंपरिक और राजस्थानी खाना बनाना शुरू कर दिया। उन्होंने शुद्ध घी मिलाकर देसी घी का चूरमा बनाया। दाल बाटी, गट्टे की सब्जी, केर सांगरी और मीठे में केसरिया लापसी तैयार किया। पूरे घर में शुद्ध घी की महक फैल गई। भोजन के समय डाइनिंग टेबल पर इवांस और कार्तिक भी अपने कड़क अंदाज में कुर्सियों पर बैठे थे। दोनों भाइयों के सामने जब उनकी पत्नियों ने गर्मा गर्म बाटी पर घी परोसा तो दोनों के चेहरे पर चमक देखने लायक थी। जैसे इवांस और कार्तिक ने खाने का पहला निवाला अपने मुंह में लिया,
दोनों के चेहरे पर संतुष्टि के भाव आ गए। खाना बेहद लाजवाब और स्वादिष्ट बना था। कार्तिक जो हमेशा की तरह चहक उठा, वह रूही मान गई। यार तुमने तो उंगलियां चाटने पर मजबूत कर दिया। अपने पति की तारीफ सुनकर रूही को बहुत ही खुशी महसूस हुई। वहीं इवांस ने खाना खाते हुए इशिका की तरफ देखा और अपनी रोबोली आवाज़ में सिर्फ इतना कहा, बहुत उम्दा रानिसा। इवांस की यह छोटी सी तारीफ इशिका के लिए दुनिया की सबसे बड़ी खुशी थी। सभी बड़ों और इवान्या को भी खाना बहुत पसंद आया और उन्हें जमकर उन दोनों की तारीफ की, जिससे इशिका और रूही के चेहरे पर मुस्कान आ गई। रस्म के मुताबिक खाना खाने के बाद बड़ों ने वहुओं को कीमती नेक दिया। दादी शाह और रुक्मणी जी ने इशिका और रूही को खानदानी सोने के कंगन और कीमती हार दिए। कार्तिक ने रूही को एक डिजाइनर डायमंड रिंग, वही इवांस ने अपनी जेब से एक मखमली बॉक्स निकाला। अंदर एक बेहद दुर्लभ और कीमती सफ़ेद हीरो का ब्रेसलेट था, जिसे खुद इवांस ने इशिका की कलाई पर पहनाया। इशिका और रूही इन कीमती तोहफों और परिवार का प्यार पाकर बहुत ही खुश थी। खाने के बाद सब लोग वापस लिविंग रूम में बैठे थे। तभी दादाजी और रणधीर जी के इशारे पर इवान्या एक लिफाफा लेकर उनके बीच आई। उन्होंने उन दोनों के सामने लिफाफे लहराते हुए कहा, भाभियों, आपकी पहली रसोई तो लाजवाब रही, इसलिए पूरे राणा परिवार की तरफ से आप दोनों जोड़ों को एक बहुत बड़ा सरप्राइज गिफ्ट है। कार्तिक ने उत्सुकता से कहा, सरप्राइज? कौन सा सरप्राइज? जल्दी दिखाना, सस्पेंस मत कर। इवान्या ने वह लिफाफा खोला। उसमें 4 टिकट और VIP रिसोर्ट की बुकिंग थी। उसे निकालते हुए कहा, आप दोनों कपल्स के लिए पूरे परिवार ने हनीमून की टिकट बुक कर दिए हैं। इवांस भाई और इशिका भाभी के लिए पेरिस और कार्तिक भाई और रूही भाभी के लिए स्विट्जरलैंड। और सबसे बड़ी बात, फ़्लाइट सुबह की है, इसलिए आपके पास पैकिंग करने के लिए सिर्फ आज ही की रात है। यह सुनते ही रूही और कार्तिक की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वही इवांस ने कातिलाना नज़र इशिका पर डाली, मानो वह कह रहा हो, कल से आप पूरी दुनिया से दूर हमारे साए में रहेंगी। इशिका ने भी मुस्कुराकर इवांस की उस पॉजिटिवनेस नज़र का जवाब दिया। पूरा राणा परिवार सिर्फ इस वक्त खुशियों और आने वाले सफ़र के रोमांच से गूंज रहा था। स्विट्जरलैंड के ओलंपस पहाड़ों पर सुबह की गुनमानी धूप चमक जब सफ़ेद बरस पर पड़ रही थी तो पूरी वादी चांदी की तरह चमक रही थी। कार्तिक और रूही आज सुबह ही रिसोर्ट के पास बनने एक बहुत बड़े आलीशान स्केटिंग ग्राउंड पर पहुंचे। रूही ने हल्के नीले रंग का खूबसूरत विंटर जैकेट और कार्तिक ने ब्लैक लेदर जैकेट पहना हुआ था। रूही ने पहली बार आइस स्केटिंग शूज पहने थे, इसलिए जैसे ही उसने बर्फ़ पर पैर रखा उसका संतुलन बिगड़ गया और जैसे ही वह गिरने वाली थी, लेकिन तभी पास में खड़े कार्तिक ने फुर्ती से आगे बढ़कर रूही की पतली कमर में हाथ डाला और उसे सीधे अपने सीने से सटा लिया। रूही की सांसें तेज हो गई। उसने डर के मारे कार्तिक के कॉलर को कसकर पकड़ लिया। कार्तिक ने रूही से कहा, डरो मत रूही, तुम्हारा कार्तिक तुम्हारे साथ है, तुम्हें एक खरोच भी नहीं आने देगा। कार्तिक ने बड़े प्यार से रूही का हाथ अपने हाथ में लिया और उसे धीरे धीरे उस बर्फ पर स्लाइस करना सिखाने लगा। धीरे धीरे रूही का डर गायब हो गया। वह कार्तिक के साथ बर्फ पर थिरकने लगी। पूरा स्केटिंग रिंग अब उसकी हंसी और खिलखिलाहट से गूंज रहा था। इस बर्फीले खेल के बीच दोनों ने कई बेहद प्यारे, मासूम और कातिल की कीमती लम्हे एक दूसरे के साथ शेयर किया, जिससे उनके रिश्ते को और भी मजबूत बना दिया। दूसरी तरफ में प्यार के शहर पेरिस में सुबह का नज़ारा बेहद दिलकश था। इवांस और उसकी रानिसा इशिका सुबह का नाश्ता करके एफिल टावर के पास बने खूबसूरत बगीचे के और रास्ते पर टहलने लगे। इशिका ने आज सफ़ेद रंग का बेहद क्लासी लॉन्ग स्ट्रेट कोट और बूट्स पहने थे, जिसमें उसकी नीली आंखें और उसकी सादगी किसी इंटरनेशनल मॉडल जैसी लग रही थी। वहाँ हमेशा की तरह अपने कड़क और ब्लैक रॉयल्स अंदाज में उसके साथ चल रहा था। दोनों धीरे धीरे कदम बढ़ा रहे थे, पेरिस की खूबसूरती वास्तुकता को देख रहे थे और अपनी शादी और आने वाली ज़िंदगी के बारे में बेहद और शांत और खूबसूरत बातें कर रही थी। इशिका के चेहरे पर एक गजब सा सुकून था, क्योंकि वह अपने सबसे पसंदीदा इंसान के साथ दुनिया की सबसे खूबसूरत जगह पर थी। दोनों बातें करते हुए एफिल टावर के बिल्कुल पास एक ऊंचे चबूतरे के पास खड़े थे। तभी अचानक इवांस की गहरी और तेज माफिया नज़रें सामने कॉफ़ी शॉप के पास खड़े
कुछ विदेशी लड़कों पर पड़ी। वह लड़के पिछले काफ़ी वक्त से लगातार इशिका को ऊपर से नीचे तक घूर रहे थे और आपस में कुछ कमेंट्स पास कर रहे थे। यह सब देखकर इवांस के माथे की नस तन गई और उसकी आंखों में एक पल में खूंखार, डरावना और बेइंतहा पॉजेसिवनेस गुस्सा उतर आया। उसका मूड सेकंडों में बदल गया। इवांस ने बिना एक पल गवाए बेहद ताकत और पॉजेसिवनेस के साथ आगे बढ़कर इशिका को अपनी मजबूत बाहों में खींच लिया, मानो वह पूरी दुनिया को यह संदेश दे रहा हो कि यह लड़की सिर्फ और सिर्फ हमारी जागीर है, इस पर सिर्फ हमारा हक है। इशिका इस अचानक हुए हमले से हैरान हो गई और उसने अपनी गर्दन घुमाई और उन लड़कों की तरफ अपनी वह खूंखार माफिया किंग वाली जानलेवा नज़रें गड़ा दी। इवांस की आंखों का वह पागलपन और कड़कपन इतना खौफनाक था कि सामने खड़े हुए आवारे लड़के डर के मारे बुरी तरह से कांप उठे। उन्हें अंदाजा हो गया था कि उन्होंने गलत इंसान की औरत पर नज़र डाली। वे लड़के अपनी जान बचाकर तुरंत वहां से भाग गए। इशिका ने इवांस के दिल की धड़कन को बहुत ही तेज महसूस किया। उसने घबराकर इवांस के सीने पर हाथ रखा और उसकी आंखों में देखते हुए पूछा, राना सा क्या हुआ? आप अचानक इतने गुस्से में क्यों आ गए? कोई बात है क्या? इवांस ने इशिका को कोई जवाब नहीं दिया। वह अपनी रानी सा को पेरिस के इन छोटे मोटे मामलों से दूर और सुरक्षित रखना चाहता था। उसने अपने चेहरे को खूंखार भावों को तुरंत छुपाया और बेहद प्यार से इशिका की तरफ देखा। इवांस ने इशिका के चेहरे को थोड़ा ऊपर उठाया और बेहद शिद्दत से उसके माथे को चूम लिया। उसने इशिका का हाथ पकड़कर अपने हाथ में कसकर जकड़ा और उसे अपनी परछाई बनाकर आगे बढ़ गया। स्विट्जरलैंड में शाम ढलते ही मौसम और भी ज़्यादा हसीन हो चुका था। कार्तिक और रूही आज पहाड़ों के सबसे ऊंचे शिखर पर जाने के लिए बेहद आलीशान और प्राइवेट कांच की कार में सवार थे। जैसे ही केवल कार हवा में बहुत ऊपर पहुंची, बाहर तेज बर्फीली हवाएं चलने लगी और खिड़की के शीशे पर बर्फ के टुकड़े गिरने लगे। रूही ने नीचे देखा तो इतनी गहराई देखकर उसने डर के मारे सहम गई और उसने जोर से चिल्लाकर कार्तिक का हाथ कसकर पकड़ लिया। कार्तिक ने तुरंत मौका ताड़ा और रूही को चिढ़ाते हुए कहा, अरे वाह रूही, मुझे नहीं पता था कि मेरी निडर बीवी इतनी डरपोक। अगर यह केवल कार हवा में ही रुक जाए तो तुम क्या करोगी? रूही ने गुस्से से कार्तिक को सीने पर हल्का सा मुक्का मारा। कार्तिक प्लीज डराओ मत, मुझे सच में डर लग रहा है। कार्तिक हंसा और कहा, अच्छा बाबा सॉरी, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। कार्तिक ने जेब से चॉकलेट निकाली और दोनों एक दूसरे को खिलाते हुए हंसते हुए चलने लगे। दूसरी तरफ पेरिस के सीन नदी के किनारे बेहद आलीशान, विशाल और वीआईपी कुंज सीप खड़ी थी। माफिया किंग इवांस राना इस पूरे कुंज के ऊपरी डेक को सिर्फ अपनी रानी सा इशिका के लिए प्राइवेट बुक करवाया था। रात होते ही चारों तरफ पेरिस की खूबसूरत लाइट चमक रही थी। इशिका ने आज पर्पल रंग का बेहद खूबसूरत गाउन पहना था जिससे उसकी नीली आंखें और खुले बाल कयामत ढा रहे थे। इवांस फॉर्मल सूट में साक्षात किसी रियासत का सम्राट लग रहा था। दोनों वहां पर खड़े ठंडी हवाओं के मजे ले रहे थे। इशिका ने मुस्कुराते हुए इवांस की तरफ देखा और कहा, राना सा सुबह के बाद से आप कुछ ज़्यादा ही शांत और गंभीर लग रहे हैं। क्या बात है? पेरिस आपको पसंद नहीं आया या फिर मैं अच्छी नहीं लग रही हूँ? इवांस के होठों पर एक मुस्कान आ गई। उसने कहा, रानी साहब, हमारे शांत रहने की वजह आपकी यह बेदाग खूबसूरती है जो हमें पल भर के लिए भी सोचने की मोहलत नहीं देती। इशिका इवांस की इस बात पर खिलखिलाकर हंस पड़ी और दोनों ने क्रूज पर लाइट म्यूजिक के बीच एक बेहद आलीशान डिनर किया। डिनर के बाद दोनों अपने वीआईपी सूट में लौटे और अपनी ज़िंदगी की बेहद खूबसूरत, सुकून देने वाली और रूहानी रात बिताई। रात के 3 बजे इवांस बेहद शांति से बेड से उतरा। उसने ब्लैक शर्ट, ब्लैक लेदर जैकेट और ब्लैक जींस पहनी। उसने सोते हुए इशिका को देखा और उसके माथे को चूमा और बेहद खामोशी से कमरे का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गया। होटल के पिछले गेट पर एक बिना नंबर की प्लेट की ब्लैक बुलेट प्रूफ गाड़ी खड़ी थी। इवांस उसमें बैठा और गाड़ी पेरिस की सुनसान सड़कों पर तूफानी रफ्तार से दौड़ने लगी। थोड़ी देर बाद गाड़ी पेरिस के बाहरी इलाके में बने एक बेहद पुराने, सुनसान और वीरान लोहे के ब्रिज पर आकर रुकी। नदी का पानी नीचे बहुत ही तेजी से बह रहा था। उस ब्रिज पर हेडलाइट की रोशनी
में पहले से इवांस के 4 कड़क और वफादार इंटरनेशनल बॉडीगार्ड से हथियार ताने खड़े थे। इवांस ने पेरिस आने से पहले ही अपनी सुरक्षा के लिए इन सीक्रेट गार्ड्स को तैनात कर दिया था, क्योंकि दुनिया भर में उसके बहुत सारे अंडरवर्ल्ड के दुश्मन थे। वह खुद अकेला होता तो सब कुछ चुटकियों में ढेर कर देता, लेकिन इस बार उसके साथ उसकी रानी इशिका भी मौजूद थी। वह इशिका की सुरक्षा पर 1% का भी खतरा मोल नहीं ले सकता था। जैसे इवांस गाड़ी से उतरा, उसके कदमों की आहट से पूरा माहौल कांप उठा। बॉडीगार्ड्स ने अदब से सिर झुकाए। ब्रिज के बीच में वही तीनों विदेशी लड़के रस्सियों से बंधे हुए थे। उनके चेहरे खून से सने हुए थे। वे डर के मारे कांप रहे थे। इवांस के चेहरे पर इस वक्त कोई रहम नहीं था। उसकी आंखें पूरी तरह काली और खूंखार हो चुकी थी। वह अपनी जेब में हाथ डाले बेहद धीमी और डरावनी चाल से उन लड़कों के करीब पहुंचा। प्लीज हमें माफ़ कर दो, हमें नहीं पता कि वह तुम्हारी औरत है। एक लड़का फ्रेंच और टूटी फूटी इंग्लिश में रहते हुए भीख मांगने लगा। इवांस ने उन लड़कों के सामने झुककर उसकी टूटी को अपनी लेदर ग्लव्स पहनी उंगलियों से जोर से दबोचा। इवांस की आवाज़ इतनी ठंडी और सनकी थी कि लड़कों की रूह कांप गई। इवांस राणा की अमानत की तरफ आँख उठाकर देखने का अंजाम क्या होता है आज तुम्हें हम बताएंगे। इवांस ने बिना एक पल गवाए अपने बॉडीगार्ड को एक खूंखार इशारा किया। बॉडीगार्ड ने एक दानदार खंजर इवांस को थमा दिया। इवांस ने वह खंजर लिया और सबसे पहले लड़के के बालों को कसकर पकड़ा, चेहरा ऊपर उठाया और झटके से उसकी गर्दन काट दी। वह जब तक मर नहीं गया तब तक इवांस ने उस लड़के के पेट पर लगातार वार किया। यह भयानक नज़ारा देखकर वह दोनों लड़के रोने और चिल्लाने लगे, जिसे देखकर इवांस को बहुत ही सुकून मिल रहा था। उसने डरावनी मुस्कान के साथ कहा, इतना क्यों डर रहे हो, बस थोड़ा सा दर्द होगा। इसके बाद इतना कहकर वह शैतानों की तरह जोर जोर से हंसने लगा। इवांस ने दूसरे लड़के की गर्दन को कसकर पकड़ लिया और उसे रेलिंग पर मारने लगा, जिससे उसके सर से लगातार खून बहने लगा। लेकिन इवांस का पागलपन सर चढ़कर बोल रहा था। उसे वही सब याद आ रहा था, कैसे इन लोगों ने उसकी रानी साहब को देखा था। उसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था। यह सब सोचकर उसका गुस्सा बढ़ रहा था। फिर इवांस ने झटके से खंजर से उस लड़के के गलों को आर पार कर दिया, जिससे उस लड़के की मौके पर ही मौत हो गई। उसके बाद वह तीसरे लड़के की तरफ बढ़ा, जो डर के मारे पीछे की तरफ खिसक रहा था। लेकिन इवांस तेजी से उसकी तरफ आया और उसके बाले को कसकर पकड़कर उसकी दोनों आंखों में खंजर से वार करके उसकी दोनों आंखें निकाल लिया और उसके बाद उसका गला काट दिया। उस सुनसान ब्रिज पर चारों तरफ खून ही खून फैला हुआ था। बॉडीगार्ड ने तुरंत उसकी लाशों को एक तरफ करके जला दिया और उस राख बची हुई थी उसे नदी में बहा दिया। थोड़ी देर बाद वहाँ का माहौल अलग था। बॉडीगार्ड ने वहाँ सब कुछ साफ कर दिया था, जैसे वहाँ कभी कुछ हुआ ही न हो। कुछ देर बाद इवांस का गुस्सा शांत हो गया। वह तुरंत अपनी गाड़ी में बैठकर होटल के लिए निकल गया। जब वह अपने कमरे में वापस आया, जहाँ इशिका अभी भी बेखबर होकर सो रही थी, इवांस फ्रेश होकर आया। उसके पास आकर उसे बाहों में भरकर लेट गया, मानो कुछ हुआ ही न हो। इशिका को देखते ही देखते वह सो गया। सुबह पेरिस की वह सीन, आखिरी रात और स्विट्जरलैंड की खूबसूरती, बर्फीले यादें अब दोनों जोड़ों के दिलों में हमेशा हमेशा के लिए दर्ज हो चुकी थी। यह पहला इंटरनेशनल सफ़र पूरा हो चुका था। वक्त था इंडिया की वापसी का। राजस्थान इंटरनेशनल एयरपोर्ट के वीआईपी और प्राइवेट रनवे पर सुबह के वक्त एक के बाद एक आलीशान प्राइवेट जेट ने लैंड किया। दोनों भाई इवांस और कार्तिक ने अपने अपने बिजनेस और शाही रुतबे अलग अलग जेट से गए थे। सबसे पहले रनवे पर कार्तिक का प्राइवेट जेट आकर रुका। जैसे ही सीढ़ियाँ लगी, कार्तिक और रूही मुस्कुराते हुए एक दूसरे को हाथ थाम कर भाग आ गए। दोनों के चेहरे पर स्विट्जरलैंड की ताजगी साफ झलक रही थी। ठीक उसके कुछ ही मिनट बाद हमारे माफिया किंग इवांस राणा का कस्टमाइज ब्लैक प्राइवेट जेट रनवे पर उतरा। बाहर आते इवांस का वही पुराना कड़क और रोबीला ओरा ब्लैक रॉयल अंदाज दिखाई दिया। उसने बेहद पोजीशनेस के साथ अपनी रानी इशिका का हाथ थाम रखा था। इशिका इस सफ़र में पूरी तरह खुश और शांत थी। उसे बहुत ही सुकून महसूस हो रहा था। उसे पेरिस की उस आखिरी रात के खूंखार हादसे की रत्ती भर भी भनक नहीं लगी। नए उसने इवांस से इस बारे में पूछा। वह अपने राना शाह के प्यार में के साए में पूरी तरह सुरक्षित महसूस कर रही थी। एयरपोर्ट के वीआईपी एग्जिट पर राना पैलेस की चमचमाती लग्जरी कारों का काफिला उनका इंतजार कर रहा था। चारों एक साथ गाड़ियों में बैठे और पैलेस के लिए रवाना हो गए। जैसे ही गाड़ियों का काफिला राणा पैलेस के भव्य सिंह द्वार के अंदर दाखिल हुआ, पूरा महल में ढोल नगाड़ों की गूंज सुनाई दे रही थी।
ऐसा लग रहा था मानो महल में खुशियों का कोई नया सैलाब आ गया हो। महल के मुख्य प्रांगण में दादी सा, रुक्मणी जी और दादाजी रणजीत जी और ईवाना मौजूद थे। रुक्मणी जी के हाथ में आरती की थाली थी। जैसे ही रूही और ऋषिका गाड़ी से नीचे उतरी, ईवाना दौड़ते हुए दोनों के गले लग गई। खम्मा गणी भाभीियों दोनों ने बिना यह पूरा राणा परिवार पहले ही बिल्कुल सुनना लग रहा था। रुक्मणी जी ने आगे बढ़कर दोनों जोड़ियों की आरती उतारी, उसके माथे पर सुकून का तिलक लगाया। दादी जान ने आगे बढ़कर ऋषिका और रूही के माथे को चूम लिया। कहा, ऋषिका तुम दोनों को सदा सुहागन रहो। तुम दोनों के आ जाने से इस घर में वापस रौनक आ गई। सभी लोग आलीशान और भव्य लिविंग हॉल में आकर मखमली सोफे पर बैठ गए। उसके बाद तुरंत दोनों कपल्स ने अपने अपने इंटरनेशनल शॉपिंग बैग खोले और पूरे परिवार के लिए लाए बेहद कीमती और नायाब तोहफे का पिटारा खोल दिया। सबसे पहले कार्तिक और रूही ने स्विट्जरलैंड से लाए हुए खास तोहफों को बड़ों को दिया। कार्तिक ने दादी जी के लिए सिक्योरिटी और कस्टमाइज विंटेज पॉकेट घड़ियाँ भेंट की। रूही ने दादी सा और रुक्मणी जी के लिए शुद्ध पश्मीना के लिए बारीक सोल और ईवान्या को वहाँ से मशहूर इंटरनेशनल चॉकलेट के बड़े बड़े डिब्बे दिए। इवांस ने अपने बॉडीगार्ड्स को इशारा किया। बॉडीगार्ड्स पेरिस से लाए बेहद कीमती और शाही बक्से लेकर आए। इवांस और ऋषिका ने मिलकर दादा दादी को सोने के पानी से नक्काशी की गई एक प्राचीन किताब और रणजीत जी को पेरिस के सबसे नायाब विंटेज वाइन और डिजाइनर पेन सेट गिफ्ट किया। ऋषिका ने बड़े ही आदर के साथ दादी सा और रुक्मणी जी को पेरिस के मशहूर ब्रांड के कीमती परफ्यूम और सिल्क के स्कार्फ दिए और ईवान्या को कस्टमाइज्ड ज्वेलरी और चॉकलेट के बड़े डिब्बे दिए। सभी परिवार वाले गिफ्ट को देखकर बहुत खुश हो गए। ईवान्या तो खुशी के मारे उछल रही थी। उसने कहा, ओ माय गॉड, थैंक यू भाई साहब, थैंक यू भाभीियों, हमें यह गिफ्ट बहुत पसंद आया। अब से आप ही हमारे लिए गिफ्ट लाएंगे। ईवान्या की इस बात पर पूरे हॉल में मौजूद सभी बड़े बुजुर्ग और दोनों जोड़े जोर से हंस पड़े। पूरा राणा परिवार इस वक्त खिलखिलाहट, खुशियाँ और अपने के प्यार से पूरी तरह महक रहा था। दोनों जोड़ों की मुकम्मल भारत वापसी बेहद मुकम्मल और भव्य रही। भारत वापसी के बाद वक्त का पता ही नहीं चला और देखते ही देखते इवांस और ऋषिका, रूही, कार्तिक की शादी को 3 महीने गुजर गए। इन 3 महीनों में जिंदगी काफ़ी बदल चुकी थी, लेकिन जो कभी नहीं बदला था वह था प्यार। इवांस और ऋषिका का प्यार दिन ब दिन बढ़ता और गहरा होता जा रहा था। इसके साथ ही अपनी रानी शाह के लिए आज का पॉजेसिवनेस और जुनूनी भी हर दिन गुजरने के साथ बढ़ता ही जा रहा था। ऋषिका की सुरक्षा और हर छोटी बड़ी उसी को लेकर और भी ज़्यादा सनकी हो चुका था। दूसरी तरफ कार्तिक और रूही भी अपनी शादीशुदा जिंदगी में बेहद खुश और मगन थे। दोनों जोड़ों की लाइफ अब एक खूबसूरत पटरी पर आ चुकी थी। ऋषिका और रूही ने वापस अब अपनी अपनी कंपनियों में जाकर अपने अपने बिजनेस को संभालना शुरू कर दिया था। पूरा परिवार अपनी नॉर्मल और बिजी दिनचर्या में वापस लौट आया था। आज का दिन थोड़ा अलग था। ऋषिका की कंपनी में काम उम्मीद से ज़्यादा जल्दी ख़त्म हो गया। ऑफिस से निकलते वक्त उसने घड़ी में देखी दोपहर के 1:30 बज रहे थे। अचानक उसके दिल में एक बहुत प्यारा सा ख्याल आया, क्यों न आज अपने राणा शाह को खूबसूरत सा पर सरप्राइज़ दिया जाए। इवांस अक्सर काम के सिलसिले में इतना डूबा जाता था कि दोपहर का खाना भी भूल जाता था और यह बात ऋषिका को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। ऋषिका अपनी गाड़ी से सीधे राणा पैलेस आई। महल के भव्य मुख्य हॉल में दादी सा और रुक्मणी जी बैठी थी। दादाजी और रणजीत जी किसी रियासत के राजा के यहाँ शादी के समारोह में गए थे। ईवान्या अपने कॉलेज में थी और रूही अपनी कंपनी के बड़े प्रोजेक्ट में बिजी थी। कार्तिक भी खुद की कंपनी के लिए काम से बाहर गया हुआ था। महल में सन्नाटा था। दादी सा और रुक्मणी जी ऋषिका को देखकर बेहद खुश हो गए। ऋषिका जाकर उनके पैर छुए और वही पास में बैठ गई। ऋषिका ने मुस्कुराते हुए अपना प्लान उनके सामने रखा। दादी सा, मासा ने हमने सोचा कि आज हमारा काम जल्दी ख़त्म हो गया और इवांस अक्सर काम के चक्कर में लंच करना भूल जाते हैं। हम सोच रहे हैं कि क्यों न हम अपने हाथों से उनकी पसंद का खाना बनाकर उनके ऑफिस में जाए ताकि हम दोनों एक साथ में बैठकर लंच कर सकें। रुक्मणी जी और दादी सा यह सुनकर बेहद खुश हुई। दादी सा ने हंसते हुए कहा, इससे बेहतर और बात क्या होगी बहू। इवांस सिर्फ तुम्हारा ही बात सुनता, तुम जाओ और उसके लिए अपने हाथों से स्वाद लेकर जाओ। रुक्मणी जी और दादी सा की सहमति मिलते ही ऋषिका तुरंत ही किचन की तरफ बढ़ गई। उसने सभी सर्वेंट को साइड किया और खुद अपने हाथों से इवांस की मनपसंद शाही खाना तैयार किया। खाने की भीनी भीनी खुशबू से पूरी रसोई महक उठी। ऋषिका ने बड़े प्यार से सारा खाना एक आलीशान टिफिन बॉक्स में पैक कर दिया।
फिर तुरंत वह अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। वॉशरूम में फ्रेश होने के बाद वापस बाहर आई। उसने एक बेहद खूबसूरत सिंपल लेकिन बेहद क्लासी प्लेन साड़ी पहनी थी। गले में मंगलसूत्र, मांग में गहरा लाल सिंदूर, कलाइयों में खनकती खूबसूरती चूड़ियाँ और पैरों में हाई हील्स पहनी थी। इस सादगी भरी सुहागन रूप में इशिका किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। इवांस के आलीशान और विशाल कैबिन के अंदर इशिका हाथ में टिफिन लिए बेहद शांति से बैठी अपने पति का इंतजार कर रही थी। केबिन का माहौल बेहद रॉयल था। बोरियत मिटाने के लिए इशिका सोफे पर उठी और सीधे धीरे धीरे कदमों में चलकर इवांस के मुख्य ऑफिस टेबल के पास आई। जैसे उसकी नज़र टेबल पर पड़ी, उसके चेहरे पर बेहद ही प्यारी मुस्कान तैर गई। टेबल के बिल्कुल बीचों बीच बेहद खूबसूरती चांदी की फ्रेम में इशिका की एक बहुत ही प्यारी तस्वीर रखी हुई थी। यह देखकर दुनिया के लिए कड़क और खूंखार रहने वाला इवांस राणा अपने काम के बीच भी सिर्फ उसे अपने सामने रखता इशिका का दिल खुशी से भर गया। इशिका उस तस्वीर को देख ही रही थी, तभी अचानक कैबिन का दरवाज़ा एक झटके से खुला। इशिका को लगा कि शायद मीटिंग ख़त्म हो गई होगी और उसके राणा सा आ गए होंगे। उसने बड़ी उम्मीद और खुशी से झटके से पलट कर देखा, लेकिन सामने का नज़ारा देखकर उसकी बोए तन गई, क्योंकि सामने इवांस राणा नहीं बल्कि एक लड़की खड़ी थी जिसने बेहद शॉर्ट और रिवीलिंग ड्रेस पहन रखी थी। उसका पूरा चेहरा हैवी मेकअप से पुता हुआ था। उसके चलने के अंदाज और चेहरे पर घमंड कूट कूट कर बढ़ा था। यह लड़की कोई और नहीं बल्कि इसी ऑफिस के सीनियर प्रोजेक्टर मैनेजर नताशा मेहरा थी। नताशा अक्सर इवांस को रिझाने के लिए अपने जाल में फंसाने की कोशिश करती रहती थी, लेकिन इवांस ने कभी उसे गाज तक नहीं डाली, उसे एक नज़र तक नहीं देखा। नताशा के दिमाग में यह लालच था कि अगर वह किसी भी तरह इवांस राणा को अपने वश में कर ले तो वह सीधे राणा ग्रुप की मालकिन और राजस्थान की रानी बन जाएगी। आज भी वैसी इरादे से कैबिन में आई थी, लेकिन कैबिन के अंदर एक बेहद खूबसूरत लड़की को सिंदूर और मंगलसूत्र और प्लेन साड़ी में खड़े देखकर नताशा के पैरों से ज़मीन खिसक गई। इशिका की बेदाग और प्राकृतिक खूबसूरती को देखकर नताशा अंदर ही अंदर जलन से पूरी तरह काली पड़ गई। नताशा ने तुरंत आगे बढ़कर बेहद बदतमीजी और गुस्से में चिल्लाकर कहा, एक्सक्यूज मी, तुम कौन हो और बॉस के पर्सन कैबिन में इतनी हिम्मत से क्या कर रही हो? बाहर निकलो यहाँ से। इशिका ने शांत रहकर एक पल के लिए अपनी आंखें बंद की और अपनी माइंड रीडिंग पावर से नताशा के दिमाग में इवांस के लिए गंदी नीयत और खुद के लिए बेइंतहा नफरत देखकर उसकी नीली आंखों में गुस्सा उतर आया। उसे बेहद गुस्सा आ रहा था कि यह लड़की उसके पति पर नज़र रखती है। इसके बावजूद इशिका ने अपनी मर्यादा नहीं खोई। उसने शांत और कड़क आवाज़ में कहा, हम यहाँ अपने पति से मिलने आई हैं और तुम्हारी जानकारी के लिए बता दें, हम तुम्हारे बॉस हुकुमशाह इवांस राणा की धर्मपत्नी और राणा परिवार की बड़ी बहू हैं। यह सुनते ही नताशा मेहरा जोर जोर से ठाके मारकर हंसने लगी। उसके चेहरे पर बदतमीजी साफ दिख रही थी। क्या बकवास है, बॉस की पत्नी तुम? आई नो वेरी वेल, तुम जैसी मिडिल क्लास लड़कियां रोज अमीर लड़कों को फंसाने के लिए ऐसे ही सुहागन होने का नाटक करके यहाँ आती हैं। तुम्हारी औकात कैसी हुई इस कैबिन में कदम रखने की? अपनी यह सस्ती शक्ल लेकर तुरंत दफा हो जाओ, वरने मैं धक्के मारकर बाहर निकाल दूंगी। नताशा लगातार इशिका को बेहद घटिया और चुभने वाली बातें सुना रही थी। इशिका चुपचाप सुन रही थी, लेकिन अचानक उसने अपनी पावर से महसूस किया कि इवांस की भारी और जानी पहचानी कदमों की आहट कॉरिडोर में गूंज रही है। इवांस कैबिन की तरफ आ ही रहा था। नताशा गुस्से में पूरी तरह अंधी हो चुकी थी। उसने आव में देखा, नेता आगे बढ़कर बेहद बेरहमी से इशिका का नाजुक हाथ कसकर पकड़ लिया और पीछे की तरफ एक जोरदार धक्का दे दिया। इशिका हाई हील्स में थी, इसलिए उसका तुरंत संतुलन बिगड़ गया। वह पीछे गिरी। उसका हाथ और कमर सीधे इवांस की टेबल पर रखे कीमती कांच के शोपीस और क्रिस्टल से जा टकराए। कांच पर वह शोपीस चकनाचूर हो चुका था और कांच के नुकीले टुकड़े इशिका के नाजुक हाथ और कमर में पूरी तरह चुभ गए थे। वहां से खून की बूंदें टपकने लगी। ठीक उसी वक्त कैबिन का दरवाज़ा खुला और साक्षात मौत के रूप में इवांस ने अंदर कदम रखा। जैसे इवांस ने कैबिन के अंदर रखा, ज़मीन पर बिखरा कांच, रोती हुई स्थिति और सबसे बड़ी बात, उसकी जान, उसकी रानी चाहिए इशिका के हाथ से बहता खून। इवांस के दिमाग की नसें एक झटके से फट गई। उसने आंखें गुस्से से पूरी तरह लाल हो गई। उसका वह खूंखार और सनकी और जानलेवा माफिया रूप बाहर आ गया। इवांस तूफान की तरह रफ्तार से आगे बढ़ा। इशिका ने इस मौके का फ़ायदा उठाया। वह जानती थी कि इवांस उसको इस हालत में देखकर पूरी तरह बौखला जाएगा, इसलिए उसने जानबूझकर अपनी आंखों में मासूमियत भरे आंसू भर लिए और रोते हुए इवांस की तरफ देखा। इशिका की आंखों में आंसू देखकर इवांस के पागलपन को सातवां आसमान पर ले गया। वह पूरी तरह सनकी हो गया।
रानिसा। इवांस की आवाज़ इतनी भयानक और भारी थी कि पूरे कैबिन की दीवारें कांप उठी। उसने तुरंत इशिका को अपने बाहों में उठाया, उसे सोफे पर बिठाया और उसके हाथ से कांच का टुकड़ा निकाल कर उसे अपने रुमाल से साफ कर दिया। उसके बाद इवांस झटके से पलटा और नताशा की तरफ बढ़ा। नताशा, जो अब तक घमंड में चूर थी, इवांस के इस खौफनाक चेहरे और इशिका को रानिसा कहने से ही सुन रह गई थी। उसके होश उड़ गए। क्या सच में यह लड़की लेडी बॉस है? नताशा डर के मारे थर थर कांपने लगी, क्योंकि वह अच्छे से जानती थी कि इवांस राणा का गुस्सा कितना खूंखार होता है। तुम्हारी ही इतनी हिम्मत? इवांस ने नताशा का गला अपने इस एक मजबूती हाथ में दबोच लिया और हवा में छोड़ उठा दिया। उसकी आवाज़ में साक्षात काल था। जिस औरत के कदमों की धूल भी तुम छूने के लायक नहीं हो, उस पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? तुम जैसी घटिया लालची औरत की नज़र इस इवांस राणा पर थी, जो सिर्फ अपनी रानिसा का है। इवांस ने नताशा को नीचे पटका और बेहद घटिया और जलील कर देने वाली बातें सुनाई। नताशा का गला पकड़ कर खांस रही थी, उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। इवांस ने इस खौफनाक रूप को देखकर उसकी रूह ही कांप गई थी। उसे पहले पता होता कि यह लड़की लेडी बॉस है तो वह कभी भी ऐसा करने के बारे में नहीं सोचती, लेकिन अब वह कुछ भी नहीं कर सकती थी। इवांस ने तुरंत चिल्लाकर अपने सबसे तगड़े और वफादार बॉडीगार्ड्स को कैबिन के अंदर बुलाया। नकुल भी बाहर खड़ा था, यह सब देखकर कांप रहा था। इवांस ने अपने बॉडीगार्ड्स को बेहद क्रूर और संकीर्ण आदेश दिया। इस औरत ने हमारी रानिसा पर हाथ उठाया, इसके दोनों हाथ पैरों को इस लायक मत छोड़ना कि यह किसी पर भी हाथ उठा सके। इसे अभी के अभी नौकरी से निकालो और पूरे इंडिया वर्ल्ड में इसे बैन कर दो। इसका पूरा करियर, इसका पूरा बिजनेस और इसकी ज़िंदगी हमेशा के लिए बर्बाद हो जानी चाहिए। नताशा ज़मीन पर गिरकर रोने लगी। सर, मुझे माफ़ कर दिया, मुझे नहीं पता था, प्लीज़ मुझे नौकरी से मत निकालिए। लेकिन हुकुम साहब के दरबार में माफ़ी का कोई वजूद नहीं था। इवांस ने अपने बॉडीगार्ड्स को इशारा किया। बॉडीगार्ड्स ने आगे बढ़कर बिना किसी रहम के नताशा के गाल पर एक के बाद एक लगातार थप्पड़ बरसाने शुरू कर दिए। थप्पड़ों की गूंज से पूरा कैबिन गूंज रहा था और नताशा के मुंह से खून भर निकल गया और उसे घसीटते हुए कैबिन से बाहर फेंक दिया गया, ताकि उसे दोबारा कभी कहीं काम न मिले। ऑफिस का हर एम्प्लॉय नज़ारा देखकर कांप उठा। उन्हें समझ आ गया था कि अगर गलती से भी लेडी बॉस को नाराज़ कर दिया तो उनका भी हाल नताशा की तरह होगा। इसलिए सभी ने सोच लिया वह लेडी बॉस को कभी भी नाराज़ नहीं करेंगे। नताशा के बाहर जाते ही इवांस तुरंत वापस घुटनों के बल इशिका के सामने बैठ गया। उसका वह खूंखार गुस्सा एक पल के लिए हवा हो गया। उसकी जगह बेहद प्यार और पॉजिटिवनेस ने ले ली थी। उसने इशिका के हाथ को चूमा और बेहद पॉजिटिव आवाज़ में कहा, मैं माफ़ कर देना रानिसा, आपके रानासा के होते हुए आपको चोट लगी। इशिका ने मुस्कुराकर अपने रानासा को गले लगा लिया। नताशा का घमंड हमेशा के लिए मिट्टी में मिल चुका था। इवांस राणा वैसन की गुस्सा एक पल के लिए शांत हो गया। कैबिन का दरवाज़ा बंद होते इवांस ने तुरंत लपक कर अपने रानिसा इशिका को अपनी मजबूत बाहों में उठाया और उसे बड़े प्यार से कैबिन के आलीशान मखमली सोफे पर बिठाया। इवांस ने तुरंत अपने कैबिन के सीक्रेट ड्रॉर से फर्स्ट एंड बॉक्स निकाला। उसकी आंखों में इस वक्त इशिका के लिए बेइंतहा फिक्र और प्यार था। वह बिना एक शब्द बोले घुटने के बल फर्श पर बैठ गया। उसने बेहद नाजुकता से इशिका का वह हाथ अपने हाथ में लिया जहाँ कांच चुभा था। इवांस ने एंटीसेप्टिक लिक्विड को कॉटन में लगाया। धीरे धीरे इशिका के जख्म को साफ करने लगा। दवा लगाते इशिका के मुंह से एक हल्की सी आह निकली, जिसे सुनते इवांस का दिल तड़प उठा। उसने तुरंत इशिका के हाथ पर अपनी फूंक मारी और उसकी नीली आंखों में देखते हुए भारी आवाज़ में कहा, बस थोड़ा सा दर्द हो रानिसा, इस नालायक औरत की वजह से आपको तकलीफ उठानी पड़ी। हाथ साफ करने के बाद इवांस ने इशिका की साड़ी के पल्लू को थोड़ा सरकाया, जहाँ उसकी पतली कमर पर कांच के स्क्रैच आए थे। इवांस की उंगलियां जहाँ इशिका की कमर की त्वचा को छू रही थी। इवांस ने बेहद संजीदगी से वहां दवा लगाई और फिर पट्टी बांध दी। इशिका अपने पति के इस प्रोटेक्टिव रूप को देखकर दिल से पूरी तरह कुर्बान हो रही थी। पट्टी खत्म होने के बाद इशिका ने माहौल को हल्का करने के लिए मुस्कुराते हुए टेबल पर रखा टिफिन बॉक्स की तरफ इशारा किया। राणा साहब अपना यह गुस्सा पूरी तरह थूक दीजिए। हम आपके लिए इतनी दूर से खुद अपने हाथों से आपकी पसंद का खाना बना कर लाए हैं। इतना सुनते इवांस का चेहरा एक झटके से खिल उठा। जो इंसान अक्सर काम के चक्कर में लंच करना भूल जाता था,
आज उसकी अपनी पत्नी के हाथों का बना खाना देकर वह बेहद खुश हो गया। उसने तुरंत उठकर टिफिन को खोला। अंदर से गर्मा गर्म शाही दाल बाटी और चूरमे की सौंधी खुशबू पूरे कैबिन में महक उठी। इवांस ने इशिका को अपने बगल में सोफे पर बिठाया और करीब खींच लिया। उसने बाटी को तोड़ा, उस पर ढेर सारा घी लगाया और पहला निवाला खुद अपने हाथों से इशिका के मुंह की तरफ उठाया। पहले हमारी रानी सा खाएगी, इशिका यह मुस्कुराते हुए वह निवाला खाया। फिर उसने भी अपने हाथों से इवांस को खाना खिलाया। दोनों सोफे पर एक दूसरे के बेहद करीब बैठकर खाना खा रहे थे और हंसते खिलाते हुए बातें कर रहे थे। खाना खत्म होने के बाद इवांस ने टिफिन साइड में रखा और उसका जुनून रूप से एक बार फिर से बाहर आ गया। उसने इशिका को सोफे पर बैक रेस्ट से सटा दिया। शाम का वक्त, शाम ढलते ही जैसे इवांस के ऑफिस के सारे काम और पेंडिंग मीटिंग खत्म हुई, इवांस ने तुरंत अपना लैपटॉप बंद किया। उसने इशिका का हाथ कसकर पकड़ा और दोनों लिफ्ट से नीचे लग्जरी कार की तरफ बढ़ गए। ऑफिस का काम खत्म होते ही दोनों राणा पैलेस के लिए रवाना हो गए। रात के वक्त जब वे महल पहुंचे तो पहले उसकी रौनक देखने लायक थी। कार्तिक और रूही भी अपने अपने ऑफिस का काम खत्म करके वापस लौट चुके थे। इवान ने दादाजी, दादी सा, रणधीर जी, रुक्मणी जी सभी डाइनिंग हॉल में बैठे इंतजार कर रहे थे। इशिका के हाथ और कमर पर पट्टी बंधी देखकर रुक्मणी जी और रूही ने फिक्र से पूछा। इशिका ने इवांस की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए संभाल लिया कि ऑफिस में बस थोड़ा सा कांच का शोपीस गिर गया, कोई बड़ी बात नहीं है। फिर सभी लोग एक साथ डाइनिंग टेबल पर बैठकर पूरा परिवार एक ही छत के नीचे बेहद खुशनुमा माहौल में हंसते हुए मजाक करते हुए शाही डिनर का आनंद लेने के लगे। कार्तिक हमेशा की तरह रूही और इवान्या को चिढ़ा रहा था, जिससे पूरा हॉल ठाकों से गूंज उठा। डिनर खत्म होने के बाद रात काफ़ी गहरी हो चुकी थी। सभी बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर दोनों जोड़े इवांस और इशिका और कार्तिक रूही अपने अपने कमरों में चले गए और वे अपने आलीशान कमरों में मीठी नींद में चले गए। अगली सुबह दोनों अपनी अपनी जिम्मेदारी और कामों में बिजी हो गए। इवांस हमेशा की तरह अपने हेड ऑफिस पर चला गया। इशिका भी तैयार होकर अपनी कंपनी पहुंच गई। वह अपनी टेबल पर बैठकर फाइल्स देख ही रही थी, लेकिन उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। थोड़ी देर बाद इशिका ने अपनी इंटरकॉम बेल बजाई और अपने सबसे वफादार और पर्सनल असिस्टेंट वीर को केबिन के अंदर बुलाया। इशिका की नीली आंखों में इस वक्त एक अजीब सी ठंडक और जानलेवा खामोशी थी। उसने वीर की तरफ देखा और बेहद कड़क आवाज में कहा, वीर गाड़ियाँ तैयार करो, हमें अभी निकलना है। वीर ने अदब से सिर झुकाया। कुछ ही मिनटों बाद इशिका अपनी लग्जरी गाड़ी में बैठी। उसके पीछे उसके वफादार बॉडीगार्ड का एक काफिला शहर से दूर एक सुनसान और वीरान इलाके की तरफ बढ़ गया। गाड़ियाँ जाकर एक बेहद पुराने और सुनसान अड्डे के सामने रुकी। यह कोई आम जगह नहीं थी। यह राजवंश परिवार का वह सीक्रेट और सुरक्षित अड्डा था जहाँ इशिका और उसका भाई अधिराज राजवंश मिलकर अपने सबसे बड़े दुश्मनों को खौफनाक सजा देते थे। दुनिया इशिका को सिर्फ एक बिजनेस वूमेन और राजवंश परिवार की लाडली बेटी समझती थी, लेकिन कोई नहीं जानता था कि उसके अंदर भी राजवंशों का वही खूंखार खून दौड़ रहा है। इशिका हाई हील्स की खटखट दरवाजे के साथ गई। वीर ने आगे बढ़कर एक भारी दरवाज़ा खोला। अंदर एक अंधेरे में कमरे में कुर्सी से बंधी हुई एक लड़की बदहाल स्थिति में बैठी हुई थी। यह कोई और नहीं बल्कि नताशा मेहरा थी। नताशा को लगा कि इवांस ने उसे नौकरी और बिजनेस से निकाल कर छोड़ दिया, लेकिन उसे क्या पता था कि असली मौत उसका इंतजार कर रही है। इशिका अपने पति पर गंदी नज़र डालने वाली औरत को इतनी आसानी से जिंदा कैसे छोड़ सकती थी। इशिका को सामने देखकर नताशा डर के मारे थर-थर से कांपने लगी। उसकी आंखों में मौत का खौफ था। वह रोते हुए भीख मांगने लगी, प्लीज़ मैम, मुझे छोड़ दीजिए, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बड़ी गलती हो गई। लेकिन इस वक्त इशिका पर इवांस के प्यार का पागलपन चढ़कर बोल रहा था। वह इवांस के लिए पूरी तरह सनकी हो चुकी थी। इवांस उसके वजूद का हिस्सा था। उसकी तरफ कोई नज़र उठा कर भी नहीं दे सकता था। इशिका ने नताशा के बाल पकड़े, उसका चेहरा ऊपर उठाते हुए बेहद ठंडे और सनकी आवाज़ में मुस्कुरा कर कहा, माफ़ी नताशा मेहरा, तुमने हमें धक्का दिया, हमने बर्दाश्त कर लिया, लेकिन तुमने हमारे पति हमारे राणा साहब पर अपनी गंदी नज़र डाली और जो चीज़ हमारी होती है उस पर हक जताना तो दूर, कोई उसे देख भी ले तो हम उसकी आंखें निकाल लग लेते हैं, लेकिन तुमने तो उसे पाने की ख्वाहिश रखी जो हम कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और फिर शुरू हुआ टॉर्चर और नताशा की चीख उस पूरे कमरे में गूंज रही थी, लेकिन किसी को भी उस पर तरस नहीं आया, न ही इशिका को।
उसे वही सब याद आ रहा था कि कैसे यह लड़की उसके राणा सा को पाने के ख्याल रखती थी। यह सब याद करते ही उसका गुस्सा और ज़्यादा बढ़ गया। उसने चाबुक को साइड में फेंका, एक नुकीला खंजर उसके हाथों में लिया और बेहद संकीर्ण तरीके से उसके चेहरे पर घुमाने लगी। यह देखकर नताशा की आंखों में खौफ उतर आया। उसे कुछ सोचने का मौका नहीं मिला। किसी का ने उसकी आंखों में वह खंजर उतार दिया और गोल गोल घुमाने लगी, जिससे नताशा की बेहद दर्दनाक चीख गूंज उठी। इशिका ने वह खंजर बेहद बेरहमी से निकाला और दूसरी आंख में भी वैसे ही किया, जिससे नताशा की चीखें बेसमेंट में गूंज रही थी। फिर इशिका ने तुरंत वह खंजर उसके सीने में उतार दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। उसकी लाश को देखकर उसके चेहरे पर डरावनी मुस्कान आ गई। उसने खुद से कहा, जो भी हमारे राणा साहब को अपना बनाने का ख्वाब रखेगा उसका भी यही हसन होगा। और वह खुद को साफ कर वीर को आदेश दिया कि इसका नामो निशान मिटा दो। वीर ने सर झुका लिया और नताशा की लाश को ठिकाने लगा दिया। नताशा का घमंड और उसका वजूद हमेशा के लिए मिट्टी में मिल चुका था और इशिका का पागलपन भी इवांस के लिए बढ़ता ही जा रहा था। दूसरी तरफ भारत के हजारों मील दूर एक आलीशान और महंगे पेंट हाउस के कमरे में हल्का सा अंधेरा था। सिर्फ एक लैंप की हल्की सी रोशनी जल रही थी। हाँ, एक लड़की खड़ी थी जिसके हाथ में रेड वाइन का गिलास था। डिम लाइट के कारण उसका चेहरा साफ नहीं नजर आ रहा था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सा पागलपन और सनक साफ दिख रही थी। वह लड़की कमरे के विशाल दीवार पर लगी एक बहुत बड़ी तस्वीर को बेहद दीवानगी और वासना भरी नज़रों से देख रही थी। वह तस्वीर किसी और की नहीं बल्कि साक्षात्कार माफिया किंग इवांस राणा की थी। लड़की धीरे से तस्वीर के पास गई। उसने अपनी उंगलियों से इवांस के चेहरे को छुआ और उस तस्वीर को चूमते हुए बेहद संग की आवाज़ में बुदबुदाई, बस थोड़ी देर और मेरे इवांस, बहुत जल्द मैं लंदन छोड़कर तुम्हारे पास इंडिया आ रही हूँ। इस बार तुम्हें मेरा होना होगा। उसने वाइन का घूंट लिया और उसकी आवाज़ और खूंखार हो गई। अगर इस बार हमारे बीच कोई भी आए तो मैं उसे अपने हाथों से जान से मार दूंगी। यह कहकर वह लड़की पूरे कमरे में पागलों की तरह जोर जोर से हंसने लगी। उसकी चीखती हुई हंसी से पूरा कमरा गूंज उठा। लेकिन उस नासमझ लड़की को यह नहीं पता था कि वह जिस इवांस राणा पर एक नज़र डाल रही है वह साक्षात काल है और उसकी पत्नी इशिका खुद एक खूंखार शिकारी है। वह लड़की इवांस को पाने के चक्कर में सीधे मौत के कुएं में कदम रखने वाली है। आज संडे का दिन था। सभी परिवार वाले पैलेस की भागदौड़ भरी दिनचर्या से दूर आज पूरा राणा परिवार सुकून के पल बिताने के लिए घर ही मौजूद था। सुबह का शानदार नाश्ता करने के बाद सभी लोग हॉल के मुख्य आलीशान लिविंग हॉल में इकट्ठा हुआ, जहाँ एक तरफ घर की लेडीज और बड़े बुजुर्ग आपस में हंसते हुए मुस्कुराते हुए बात कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ इवांस और कार्तिक पैलेस के ही स्टडी रूम में बैठकर लैपटॉप पर कुछ जरूरी बिजनेस डील कर रहे थे। हॉल के मखमली सोफे पर दादाजी, दादी जी, रुक्मणी, रणधीर जी, इवान्या और इशिका और रूही बैठी हुई थी। माहौल बहुत ही खुशनुमा था। तभी अचानक सोफे पर रखा रणधीर जी का फ़ोन तेज आवाज़ के साथ बज उठा। उन्होंने स्क्रीन देखी और तुरंत फ़ोन रिसीव किया। सामने वाले से कुछ देर बात करने के दौरान रणधीर जी के चेहरे के हाव भाव पूरी तरह बदल गए। उनकी भौहें तन गई, उनका चेहरा बेहद गंभीर हो गया। बात खत्म करने के बाद उन्होंने जैसे ही फ़ोन काटा, हॉल की रौनक गायब हो चुकी थी। रुक्मणी जी ने उनके बदले हुए व्यवहार को भांप लिया और उन्होंने पूछा, रणधीर जी किसका फ़ोन था? आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? रणधीर जी ने एक गहरी सांस ली और एक गंभीर आवाज़ में कहा, हमारे पुराने दोस्त मिस्टर आयुजा का फ़ोन था। उनकी बेटी लंदन से सीधे भारत लौट रही है। राइमा यहाँ उदयपुर आ रही है और कुछ दिनों के लिए हमारे पैलेस में रहने वाली है। राइमा का नाम सुनते ही मानो पूरे हॉल में बिजली गिर गई। एक पल में ही दादी माँ, रुक्मणी और इवान्या का मुंह बुरी तरह बन गया। तीनों को चेहरे पर साफ चिढ़ और नफरत दिख रही थी। रुक्मणी जी का पारा चढ़ गया। उन्होंने झल्लाते हुए कहा, वह लड़की यहाँ क्या हो रही है? क्यों आ रही है? क्या लंदन की जगह कम पड़ गई? अब वह हमारे घर का माहौल ख़राब करने आ रही है। इशिका और रूही, जो इस नाम से पूरी तरह अनजान थी, वह दोनों एक दूसरे की तरफ देखती हैं और इशिका ने आंखों सिकोड़ कर पूछा, माँ दादी साहब लोग इतने चिंता में क्यों आ गए? और यह राइमा कौन है? दादी माँ ने हाथ से इशारा करते हुए गुस्से से कहा, बहू राइमा रणधीर जी के सबसे पक्के दोस्त मिस्टर आहूजा की इकलौती बेटी है। मिस्टर आहूजा जो बहुत भले और नेक दिल इंसान है, उनकी बेटी, उस बेटी में रत्ती भर भी संस्कार नहीं है, बिल्कुल बदतमीज और गड़बंडी है। तभी वान्या ने बीच में कहा, हाँ भाभी साहब, हमें तो उस लड़की की शक्ल से ही नफरत है। पता नहीं खुद को क्या समझती है। सभी के सामने मासूम बनने का नाटक करती है। हम जानते हैं वह अकेले में अपने असली रूप में आ जाती है
और सबसे घटिया बात है, जब भी वह यहाँ आती है तो उसकी नज़रें सिर्फ बड़े भैया साहब पर होती है। वह उनसे चिपकने के बहाने ढूंढती रहती है। रुक्मणी जी बात आगे बढ़ाते हुए गहरी सांस ली। एक वक्त था जब मिस्टर अयोध्या ने खुद रणजीत जी से राइमा और रिवांश की शादी की बात चलाई, लेकिन हमारे बेटे ने एक झटके से इस रिश्ते से मना कर दिया। और वैसे भी हमें भी वह लड़की हमारे खानदान की बहू के रूप में स्वीकार नहीं थी। हम तो बस मिस्टर अहुजा के पुराने दोस्त उनके अच्छे व्यवहार की वजह से उनकी बेटी को बर्दाश्त करते आ रहे हैं। रणधीर जी ने उसे मजबूरी जताते हुए कहा, अब हम मिस्टर अहुजा को मना भी नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि राइमा लंदन से बिजनेस की पढ़ाई पूरी करके आई है और वह इवांस के साथ रहकर बिजनेस सीखना चाहती है। वह कल ही यहाँ आ रही है। ठीक उसी वक्त स्टडी रूम से अपना काम खत्म करते हुए कार्तिक और इवांस हॉल की तरफ बढ़ रहे थे। उन्होंने सबकी बातें पहले ही सुन ली थी। वे लोग भी आकर सोफे पर बैठ गए। कार्तिक ने जैसे ही राइमा के आने की बात सुनी तो उसका मुंह पूरी तरह बन गया। पापा, ये आफत यहाँ क्या कर रही है? क्या मुझे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जब भी वह यहाँ आती है कोई ना कोई तमाशा जरूर खड़ी करती है। पूरे वक्त सिर्फ विवास के नज़दीक आने के बहाने ढूंढती रहती है। हॉल में राइमा को लेकर इतनी बड़ी बहस चल रही थी, लेकिन विवास के चेहरे पर इस बात का कोई असर नहीं पड़ा। उसके लिए राइमा का वजूद किसी कीड़े मकोड़े से भी ज़्यादा नहीं था। वह साथ बैठा रहा, लेकिन माहौल का गंभीरता को देखते हुए उसकी गहरी और खूंखार आंखें उठी। इवांस ने हॉल में बैठे सभी लोगों पर अपनी ठंडी और गहरी नज़र डाली और अपनी रोबेली आवाज़ में कहा, पापा, दादाजी, हमें इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कौन आ रहा कौन जा रहा है, लेकिन हम आपसे पहले ही एक बात साफ साफ कर देते, अगर उस लड़की ने यहाँ आकर फिर से कोई घटिया हरकत या ड्रामा करने की कोशिश की तो हम भूल जाएंगे कि वह आपके दोस्त की बेटी है। हमारा न्याय सिर्फ उसी तरह होगा जैसे हमेशा होता है। इवांस की कड़क अंतिम बातें सुनकर रणवीर जी साथ हो गए, क्योंकि वह जानते थे इवांस का गुस्सा कितना सनकी है। कार्तिक और इवांस की बातें सुनते हुए सोफे के कोने पर बैठे इशिका बिल्कुल खामोश थी, लेकिन उसके चेहरे पर शांत और रहस्यमयी कातिलाना मुस्कान आ गई। कल ही उसने अपने सिगरेट अड्डे पर नताशा मेहरा को तड़पा तड़पा कर मारना था और आज लंदन से उस सनकी लड़की राइमा की आने की खबर मिल रही थी। इशिका ने अपनी नीली आंखों को इवांस के कड़क और हैंडसम चेहरे पर टिकाया और उसके मन ही मन एक बेहद खूंखार और जुनूनी संकल्प लिया, आने दो राइमा अहुजा को भी इस उदयपुर की मिट्टी पर कदम रखने दो। उसे अंदाज़ा भी नहीं है कि वह किस सल्तनत में कदम रखे। राणा साहब पर सिर्फ और सिर्फ हमारा हक है। अगर उस लड़की ने हमारे राणा साहब की तरफ नज़र उठाकर भी देखा तो उसका वही हसन होगा जो उस नताशा मेहरा का हुआ था, या फिर उससे भी बहुत ही बुरा। अगली सुबह राणा पैलेस की दिनचर्या हमेशा की तरह शुरू हुई। इवांस, कार्तिक, इशिका और रूही अपने अपने को ऑफिस के लिए जा चुके थे, जबकि इवान अपने कॉलेज जा चुकी थी। रणजीत जी के आदेश पर पैलेस के ड्राइवर को गाड़ी में लेकर राइमा को लेने के लिए भेज दिया गया था। उधर गाड़ी की पिछली सीट पर बैठी राइमा मन ही मन खुश हो रही थी। लंदन से आने का उसका एक ही मकसद था, इवांस को किसी तरह हासिल करना। उसे इवांस की शादी के बारे में कुछ भी नहीं पता था। उसे तो यही लग रहा था कि इवांस अभी भी सिंगल है। कुछ देर बाद लग्जरी कार राणा पैलेस के अंदर इंटर हुई। राइमा एक बेहद मॉडर्न और बोल्ड वेस्टर्न ड्रेस पहने, आंखों पर बड़ा सा गोगल्स लगाए हुए गाड़ी से उतरी। अंदर कदम रखते ही उसने तुरंत अपने घमंडी चेहरे को मासूम और संस्कारी बना लिया और हॉल की तरफ बढ़ गई। इस वक्त महल में सिर्फ घर के बड़े बुजुर्ग यानी कि दादाजी, दादी माँ, रणजीत जी, रुक्मणी जी ही मौजूद थे। राइमा ने आगे बढ़कर बहुत ही बनावटी मुस्कान के साथ बड़ों के पैर छुए और कहा, नमस्ते दादी जी माँ, नमस्ते आंटी जी, मैं इतने सालों के बाद आपसे मिल रही हूँ, मुझे तो बहुत ही खुशी हो रही है। दादी माँ रुक्मणी जी ने जैसे ही राइमा को देखा उनका मूड एक पल के लिए खराब हो गया। राइमा की बनावटी बातें और उसकी असभ्यता उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी, लेकिन रणजीत जी की दोस्त की बेटी होने के कारण उन्होंने खुद को संभाला। चेहरे पर नकली मुस्कान लाते हुए उसका वेलकम किया। रुक्मणी जी ने पास खड़े एक सर्वेंट को आदेश दिया, रामू, राइमा का सामान ले जाओ और उन्हें पैलेस के सबसे कॉर्नर वाला शॉर्ट रूम दिखा दो। गेस्ट रूम से फ्रेश होने के बाद राइमा अपनी शॉर्ट ड्रेस को ठीक करते हुए वापस हॉल में आई और रुक्मणी जी के करीब बैठकर कहा, वैसे आंटी, इवांस का पूरे पैलेस में वह कहीं नज़र नहीं आ रहा। दादी माँ ने चाय का कप टेबल पर रखते हुए सपाट लहजे में कहा, वह अपने ऑफिस गया है। राणा ग्रुप का पूरा बिजनेस वही संभाल रहा है और वह दिन भर बेहद मेहनत करता रहता है। इवांस ऑफिस गया। यह सुनते ही राइमा का चेहरा उतर गया। वह इतनी दूर से इवांस को देखने की तड़फ रही थी, लेकिन उसे निराशा ही हाथ लगी। उसने मन ही मन सोचा, कोई बात नहीं, अभी ऑफिस गया है तो क्या हुआ, शाम को तो वह वापस आएगा ना।
तब मैं अपने अदाओं से उसे रिझाने की कोशिश करूंगी। मुझे यकीन है वह ज़रूर मुझ पर फिदा हो जाएगा। राइमा ने खुद पर घमंड करते हुए सोचा। देखते ही देखते शाम ढल गई। पैलेस की झूमर की लाइट्स ऑन हो गई। तभी अचानक पैलेस के विशाल प्रांगण में एक साथ लग्जरी कारों का हॉर्न की आवाज़ गूंजी। इवांस की ब्लैक गाड़ी और कार्तिक, रूही और इशिका की गाड़ियां पोर्च में आकर रुकी। वह चारों अपने अपने गांवों से लौट आए। जैसे ही मुख्य हॉल का दरवाजा खुला, इवांस ने अपने पूरे रोब और कड़क और रॉयल अंदाज में अंदर कदम रखा। सोफे पर बैठी राइमा की आंखों में चमक उठी। खुशी के मारे अंधी हो गई थी। वह बिना सोचे समझे अपनी जगह से उठी और इवांस को देखते ही उसे गले लगाने के लिए बहुत तेजी से आगे बढ़ी। ओ माय गॉड इवांस, आई मिस यू सो मच। लेकिन राइमा इवांस के शरीर को छू भी पाती उससे पहले इवांस ने झटके से अपनी कड़क अंदाज में पीछे हट गया। इवांस की आंखें गुस्से से पूरी तरह ठंडी और खूंखार हो गई। उसने राइमा को एक बेहद जानलेवा नज़रों से देखा और अपनी भारी और ठंडी आवाज़ में उसे गुस्से से कहा, स्टॉप इट। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई हमें गले लगाने की? क्या तुम्हें राणा परिवार के कायदे और मर्यादा नहीं पता? हमें यह बिल्कुल पसंद नहीं आई। कोई अजनबी लड़की आकर ज़बरदस्ती हमें गले लगाई या अपनी लिमिट में रहना। इवांस की इतनी सरेआम बेइज्जती से राइमा का चेहरा शर्म से और जलाहट से लाल हो गया। वह कुछ बोलने ही वाली, तभी इवांस के बिल्कुल बगल में आकर इशिका खड़ी हो गई। इशिका ने अपने नाजुक चूड़ियों को अपने हाथों को आगे बढ़ाया। बड़े ही हक के साथ इवांस का हाथ को मजबूती से थाम लिया। जब इशिका का स्पर्श मिलते ही इवांस एक सेकंड पहले गुस्से से आग बबूला हो रहा था, उसका सारा गुस्सा एक पल के लिए शांत हो गया। उसने बेहद प्यार से इशिका की तरफ देखा। राइमा यह देखकर बेहद दंग रह गई। उसके होश उठ गए। वह आंखें फाड़े इशिका को देखने लगी। वह अच्छे से जानती थी कि वहाँ आज तक किसी लड़की को अपने आसपास भी नहीं भटकने देता। खुद को छूना तो दूर की बात है, लेकिन इस लड़की ने न सिर्फ उसका हाथ पकड़ा बल्कि इवांस ने उसे कुछ भी नहीं कहा। राइमा ने गुस्से से चिल्लाते हुए पूछा, इवांस यह लड़की कौन है और इसकी हिम्मत भी कैसे हुई? इसने तुम्हारा हाथ पकड़ रखा है। राइमा की यह सवाल सुनते ही इवांस के होठों पर एक गर्व भरी मुस्कान और कातिल मुस्कान आ गई। उसने बिना एक पल जवाए बेहद पोजिशनेस के साथ अपना मजबूत हाथ आगे बढ़ाया और इशिका को अपने करीब खींच लिया। इवांस ने अपनी रोबेली आवाज़ में पूरे हॉल के सामने राइमा को इंडस्ट्रीज करवाते हुए कहा, लुक एट वेरी केयरफुली। यह कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं, यह हमारी पत्नी है इशिका इवांस राणा, इस राणा सल्तनत की इकलौती रानी और हमारी परछाई। पत्नी शब्द सुनते ही राइमा के पैरों से ज़मीन खिसक गई। ऐसा लगा जैसे उसके गाल पर किसी ने एक जोरदार तमाचा मार दिया हो। उसका चेहरा गुस्से और जलन से पूरी तरह भर उठा। उसने आग उगलती हुई आंखों से इशिका को देखने लगी। ठीक उसी वक्त इशिका ने अपनी नीली आंखों को राइमा की आंखों से गड़ाया। इशिका ने अपने माइंडिंग पावर का इस्तेमाल किया और पलक झपकते ही राइमा का दिमाग को पूरे विचारों को पढ़ लिया। राइमा इस वक्त अपने दिमाग में बेहद घटिया और खूंखार बातें सोच रही थी। इवांस की शादी हो गई नहीं, इवांस सिर्फ और सिर्फ मेरा। मैं इस 2 कौड़ी की लड़की इशिका को बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैं बहुत जल्दी इशिका को इवांस की ज़िंदगी से रास्ते से हटा दूं, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान ही क्यों न लेनी पड़े। राइमा के दिमाग में खुद को जान से करने और इवांस को छीनने का यह पागलपन पड़कर इशिका के चेहरे पर कोई डर नहीं बल्कि डेविल मुस्कान आ गई। उसने मन ही मन सोचा, राइमा जितना सोचना सोच लो, कल ही तो हमने नताशा को तड़पा कर मौत की नींद सुलाया। अगर तुमने हमारे पति पर नज़र भी डाली तो तुम्हारे मौत का मंजर इस पूरे राजस्थान के इतिहास में सबसे खौफनाक होगा। इशिका दिल ही दिल में मुस्कुरा रही थी, लेकिन क्योंकि यह उसे एक नया शिकार मिल चुका था। शाम के उस हाई वॉल्ट ड्रामे के बाद पूरे पैलेस का माहौल थोड़ा गंभीर हो गया। सभी लोग रात का डिनर खत्म करके अपने कमरों में सोने चले गए। राइमा भी गुस्से से पैर पटकती हुई अपने रूम में चली गई। बेड पर लेटते उसकी आंखों से नींद गायब थी। दिमाग में सिर्फ इशिका के प्रति नफरत उबल रही थी। उसने मन ही मन इशिका को इवांस की ज़िंदगी से हमेशा के रास्ते से हटाने के लिए एक शांत प्लान बनाया। अगर मैं सीधे इशिका पर हमला करूंगी तो इवांस मुझे नहीं छोड़ेगा। क्यों न मैं इशिका और इवांस के बीच गलतफहमियां पैदा कर दूं, जिससे दोनों के रिश्ते में दरार आ जाएगी और वह दोनों लोग अलग हो जाएंगे। यह सोचते हुए राइमा के चेहरे पर कुटिल मुस्कान आ गई। अगली सुबह पैलेस के आलीशान डाइनिंग हॉल में पूरा राणा परिवार सुबह का ब्रेकफास्ट करने के लिए इकट्ठा हुआ था। सभी लोग कुर्सियों पर बैठे थे। तभी राइमा भी सज धज कर पहुंच गई थी। तभी सीढ़ियों से उतर गई इवांस और उसकी रानी इशिका भी वहाँ आ गई। इवांस हमेशा की तरह अपने कड़क अंदाज में आकर अपनी मुख्य कुर्सी पर बैठा। जैसे ही इवांस अपनी कुर्सी पर बैठा,
पास ही खड़ी राइमा ने तुरंत मौका पाया और जल्दी से वह इशिका की कुर्सी पर बैठने ही वाली थी। राइमा को अपनी जगह पर बैठते देख इशिका ने पलक झपकाते हुए फुर्ती दिखाई और तुरंत राइमा का रास्ता रोक लिया और सबके सामने बेहद मासूम बनने का नाटक करते हुए मासूम सी मुस्कान लाकर कहा, ओ एक्सक्यूज मी राइमा, यह तो हमारी जगह है। हम हमेशा अपने पति के बगल में ही बैठते हैं, तुम प्लीज़ किसी और कुर्सी पर बैठ जाओ। इशिका के इस बार से राइमा अंदर ही अंदर गुस्से से तमतमा गई, लेकिन उसने भी पूरे परिवार के सामने मासूमियत का मुखौटा उठाना नहीं चाहती थी और बेहद बनावटी आवाज़ में कहा, अरे इशिका, आज के लिए क्या फ़र्क पड़ता है, मैं तो यहाँ बैठ चुकी हूँ, आज के लिए किसी और कुर्सी पर एडजस्ट कर लो। राइमा के यह बदतमीजी और ज़बरदस्ती देख डाइनिंग टेबल पर बैठे दादी माँ और रुक्मणी जी के चेहरे की तन गए। पूरा परिवार राइमा की इस घटिया हरकत से नाखुश था, क्योंकि वे सब अच्छे से जानते थे कि राइमा जानबूझकर इवांस के करीब आने की कोशिश कर रही है। इससे पहले इशिका कुछ बोलती, इवांस की ठंडी और भारी आवाज़ पूरे डाइनिंग हॉल में गूंजी, राइमा अपनी लिमिट में रहो, यह जगह सिर्फ हमारी पत्नी इशिका की है, इस घर की बड़ी बहू की, यहाँ किसी और को बैठने का कोई हक नहीं है। तुम तुरंत उठो और जाकर किसी और चेयर पर बैठो। इवांस का यह सरेआम राइमा की बेइज्जती करना, राइमा का चेहरा गुस्से और शर्म से पूरी तरह लाल हो गया। उसी पल इशिका अपनी आंखों में कातिलाना चमक लाते हुए जबरदस्ती मुस्कुरा कर राइमा का हाथ पकड़ा और उसे झटके से कुर्सी से हटाकर दूसरी तरफ कर दिया। इशिका ने खुद बेहद शान से इवांस के बगल में बैठ के राइमा नफरत की आग में जलती हुई दूसरी कुर्सी की तरफ बैठ गई और चुपचाप इशिका को कोसते हुए नाश्ता करने लगी। नाश्ते के बाद सभी लोग अपने अपने ऑफिस और काम के लिए रवाना होने लगे। राइमा ने सोच लिया था वह इवांस के साथ ही गाड़ी में बैठकर जाएगी ताकि रास्ते में उसे अपने जाल में फंसा ले। जैसे ही इवांस अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ा, राइमा भी उसके पीछे पीछे दौड़ते हुए आई। जैसे ही गाड़ी का दरवाज़ा खोलने वाली तभी गाड़ी अचानक से धूल उड़ाती हुई पैलेस से बाहर निकल गई। इवांस ने पहले ही ड्राइवर को इशारा कर दिया था जाने का। यह देखकर राइमा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। कोई और रास्ता न देखकर राइमा दूसरी गाड़ी ली और अकेले इवांस के ऑफिस की तरफ निकल गई। उसका सिर्फ एक ही मकसद था, विजनत के बहाने इवांस के करीब आ के। कुछ ही देर बाद राइमा राणा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज आलिशान हेडक्वार्टर पहुंची। वैसी देर टॉप फ्लोर पर इवांस के कैबिन की तरफ बढ़ी, लेकिन इवांस तो पहले से ही क्लाइंट के साथ मीटिंग में बिजी हो गया। इवांस ने पहले ही अपने असिस्टेंट नकुल को राइमा को हैंडल करने के लिए कह दिया था। जैसे ही राइमा कैबिन के पास पहुंची, नकुल उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसने राइमा का एक यह घमंडी नेचर बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। राइमा ने अपनी गॉगल्स हटाई और नकुल से बेहद एटीट्यूड में पूछा, इवांस का उसने मुझे बिजनेस की बातें सिखानी है। नकुल ने बिल्कुल कैजुअल और स्पार्ट लहजे में जवाब दिया, मैडम हुकुम साहब अभी एक मीटिंग में बिजी हैं और वो शाम तक फ्री नहीं होंगे। उन्होंने मुझे जिम्मेदारी दी है कि मैं आपको कंपनी के सारे बेसिक रूल और बिजनेस सिखाऊं, तो प्लीज़ आप मेरे साथ चलिए। यह सुनते ही राइमा का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने सोचा था वह काम के बहाने इवांस के करीब आ जाएगी, लेकिन यहाँ तो इस नौकर को उसे काम सिखाने के लिए कह दिया। उसने गुस्से में एक बार फिर अपने पैर पटके। उसने नफरत से नकुल को देखा और मन ही मन सोचा, ठीक है अभी इस नौकर से काम सीख लेती हूँ, शाम को जब इवांस फ्री होगा तो उसी की गाड़ी में बैठकर उसके साथ पहले जाऊंगी। राइमा गुस्से से पैर पटकती हुई नकुल के साथ कैबिन की तरफ बढ़ गई। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना न भूलें।